स्टार्ट। महोदय, यह त्रिकोण अगर विश्व की सुरक्षा के हितों में व्यापक बनता है या चीन की युद्ध की अनिवार्यता के सिद्धांत का परित्याग करके सही रास्ते पर आता है तो मैं समझ सकता हूँ। अगर चीन मित्रता चाहता है तो उसे मित्रता का सबूत देना होगा और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यह मानते हैं कि निक्सन और माओ उत्से तुंग की मुलाकात हुई तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा होने वाला नहीं है। समस्याएं जटिल है, समस्याएं पेचीदा है। हाँ, उनको खोलने के लिए दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं, खिड़की खुल सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि त्रिगुट हमारे लिए चिंता का कारण बन सकता है। इसका हल यह नहीं है कि हम रूस की गोद में जाकर बैठ जाएं। इसका हल एक ही है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें और स्वावलंबी बने और एटम बम का निर्माण करें। हम 1947 में आज़ाद हुए और चीन की क्रांति 2 साल बाद 1949 में हुई। आज इस 2 साल की देरी के बाद भी कम्युनिस्ट चीन इस स्थिति में है कि सब देश उसकी मित्रता की याचना करें तो हमें विचार करना होगा कि हमारी नीति कहाँ गलत थी, जिससे आज हम विश्व के आकर्षण के केंद्र नहीं बन सके और आज तो छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हमको मात देते हुए दिखाई देता है। उसने हमें तो जरूर बेवकूफ़ बनाया है। मैं चाहता हूँ कि विश्व के बदलते हुए संदर्भ में हम अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करें। हम देखें कि परिस्थिति के बदलने के साथ हमारी विदेश नीति का लचीलापन कायम रहता है या नहीं। हम यह देखें कि हमारी विदेश नीति हमें मित्र जुटाने में सहायक होती है या नहीं। पैरा। बड़े बड़े पड़ोसी देशों के साथ भी हम मित्रता के संबंध कायम नहीं रख सके। बर्मा की सरकार ने हमारे पीटीआई के संवाददाता को 9 घंटे का नोटिस देकर निकाल दिया। रंगून में एक ही भारतीय संवाददाता था। उसे इमिग्रेशन ऑफिस में 2 बजे बुलाया गया और कहा गया कि रात के 2 बजे अपनी बीवी के साथ वापस चले आओ। फिर उसे अपनी बीवी से मिलने नहीं दिया गया, उसे घर नहीं जाने दिया गया। क्या किसी देश के संवाददाता के साथ कोई देश इस तरह का व्यवहार कर सकता है? मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में विदेश मंत्री ने क्या किया। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिंदी प्रदेशों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। अगर मद्रास में तमिल चलेगी, अगर बम्बई में मराठी में कामकाज होगा, अगर कलकत्ते में बंगला भाषा के माध्यम से शिक्षा दीक्षा और शासन व्यवहार होगा, तो फिर नई दिल्ली में त्रिशंकु की तरह से अंग्रेजी लटकती रहेगी। अगर भारतीय भाषाएं आगे बढ़ेंगी, अगर भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनेंगी, अगर भारतीय भाषाओं में राजकाज चलेगा, तो फिर नई दिल्ली में हमें संपर्क के लिए कोई न कोई भाषा निश्चित करनी होगी। उस भाषा को लादने का सवाल नहीं है।
वह भाषा अपने आप विकसित हो रही है, वह भाषा अपने आप जगह लेगी। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। अभी मेरे मित्र श्री मनोहरन कह रहे थे कि हमारा फेडरेशन है, यूनिटरी स्टेट नहीं है। मैं उनसे इस बात में सहमत हूँ। हमारा यहाँ संघात्मक शासन है, एकात्मक शासन नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार अलग कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें केंद्र की सत्ता सर्वोपरि है और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य का अधिकार अंतिम है। राजभाषा का मामला केंद्र की परिधि में आता है। राजभाषा केंद्र को ही निर्धारित करनी है और अगर इस निर्णय में प्रदेशों को भी हिस्सेदार बनाना है तो संविधान के वर्तमान स्वरूप को कायम रखते हुए यह नहीं हो सकता। पैरा। मुझे याद है कि जब पंडित नेहरू श्री एंथनी के भाषण के बाद बोल रहे थे तो श्री एंथनी ने उनको टोका और उनसे पूछा कि क्या इस विधेयक में अहिंदी भाषियों के लिए कोई आश्वासन है। श्री एंथनी ने कहा उनके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो नेहरू जी नाराज हो गए। नेहरू जी ने नाराज होने के बाद भी ऐसी भाषा नहीं बोलते थे। संसद केंद्र की राजभाषा के बारे में निर्णय करते हुए सभी भारतीय भाषाओं में बोलने वालों और भाषाओं का ध्यान रखें, मगर यह संसद यह निर्णय राज्यों पर नहीं छोड़ सकती। मैं आपको 24 अप्रैल 1963 की संसद की कार्यवाही का एक अंश सुनाता हूँ। स्टॉप। हमारे मद्रास के मित्र चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैसूर, आंध्र और केरल में हिंदी का विरोध नहीं है। अभी हाल ही में श्री निजलंगप्पा ने एक भाषण देते हुए कहा कि उनके यहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है। केवल मद्रास ही ऐसा प्रदेश है जिसने भाषा के बारे में सार्वदेशिक निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। हमारे तमिलनाडु के मित्र कहते हैं कि वे हिंदी का प्रचार स्वेच्छा से करेंगे। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जब कोई चीज लादी जाती है तो उसका विरोध होता है, लेकिन संविधान सभा का निर्णय लादना नहीं है। संविधान का पालन करना लादना नहीं है। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की शब्दावली है जिसका हमारे प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया, लेकिन आज देश में चारों ओर असंतोष की बारूद फैली हुई है। यह तीसरे और चौथे दर्जे के केंद्रीय कर्मचारी विश्वविद्यालय में भर्ती होने के लिए स्थान पाने वाले और न पाने वाले विद्यार्थी असंतोष की कोई भी चिंगारी पाकर भड़क सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हड़ताल हमें एक झटके का काम दे। पैरा। अगर हड़ताल का स्वागत किया जाए इस दृष्टि से कि उसने हमें एक शॉक ट्रीटमेंट दिया है सारे देश को या सरकार को, और अगर हम इससे लाभ उठा सकें और ऐसी नीतियों का निर्धारण कर सकें कि जिनसे देश में महंगाई न बढ़ने पाए,
तो यह सबके लिए अच्छा होगा। अगर सरकार जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर रोक लगाने में सफल नहीं होती तो फिर वेतन और भत्ता बढ़ाने की मांग खड़ी होगी और सरकार का कोई कानून उस मांग को नहीं रोक सकता। मैं यही जानना चाहता हूँ कि सरकार हड़ताल की धमकी के ऊपर ही क्यों काम करती है। पे कमीशन की रिपोर्ट साल भर अलमारी में बंद पड़ी रही मगर उसे लागू नहीं किया गया। जब हड़ताल का संकट सिर पर आ गया तब फिर फरमान जारी किए जाने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में इस बात पर खेद प्रकट किया है कि पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करने में देर हुई। इस देर के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर सरकार जिम्मेदार है तो सरकार को अपने तौर तरीके बदलने चाहिए। सरकार को रोकने के लिए कानून ही बनाने की जरूरत नहीं है। जिन कारणों से हड़ताल होती है उन कारणों को दूर करने की जरूरत नहीं है। हड़ताल रोग का कारण नहीं है। हड़ताल तो रोग का प्रकटीकरण है और अगर कारण दूर किए जाएंगे तो फिर प्रकटीकरण बंद हो सकता है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे, इस प्रकार की मशीनरी बनाए जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के साथ अगर मतभेद होते हैं तो मिलकर बैठकर उन पर बातचीत की जाए, उन्हें सुलझा लिया जाए और अगर मतभेद हो तो उन्हें अनिवार्य पंच फैसले के लिए सौंप दिया जाए, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन के लिए सौंप दिया जाए। मैं समझता हूँ कि फिर हड़ताल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस मामले में भी अगर सरकार चाहती तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 10 के अनुसार हड़ताल को बैन कर सकती थी और सारे मामले को पंच फैसले के लिए सौंप सकती थी। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।